हेलो एवरीवन। आज हम आपको आपकी दूसरी बुक कृतिका पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने आपको क्षितिज का गद्य खंड पहला लेसन पढ़ा दिया था, जो कि प्रेमचंद का दो बैलों की कथा थी। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक चैप्टर पढ़ाते हैं, इसका नाम है इस जल प्रलय में। इसको पढ़ाने के बाद ये लेसन कंप्लीट कराने के बाद फिर आपको क्षितिज का पद्य खंड पढ़ाया जाएगा। तब एक एक लेसन तीनों का कंप्लीट करवा के फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए आज का लेसन देखते हैं। कृतिका का पहला चैप्टर है ये, इस जल प्रलय में। जैसा कि आप ऊपर ही देख रहे हैं, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनके बारे में जानने के लिए आप अपने बुक के पीछे के पेज देखिए, इसमें लेखक परिचय दिया रहता है। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक प्रसिद्ध कथाकार थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार। ये पूर्णिया जो है बिहार में पड़ता है, जिले का नाम पूर्णिया है। इनके गांव का क्या नाम है? औराही हिंगना। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई थी, अर्थात इनके छोटे क्लासेस की शिक्षा नेपाल में हुई थी। नेपाल बिहार के बॉर्डर से भी सटा हुआ है, तो बहुत से लोग उधर से नेपाल भी पढ़ने जाते हैं। सन 1942 की आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल में सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। आंचलिक कथाकार यानी अंचल, मतलब अपने क्षेत्र का। अंचल मीन्स होता है क्षेत्र। अपने क्षेत्र के बारे में कहानियाँ, किसी भी क्षेत्र के बारे में कथाएं लिखते हैं। और ये ग्रामीण जीवन का गहन अध्ययन इन्होंने किया। उसको किस रूप में प्रस्तुत किया है? रागात्मक एवं रसमय। एक राग उत्पन्न होता है, जैसे उनकी कथाओं में आप देखेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा। रसमय कथा चित्र खींचा है यहाँ पे जो लिखा रागात्मक, कहीं कहीं जैसे एक लय सी बन जाती है इनके कहानियों की। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। इनकी भाषा शैली बहुत ही विशिष्ट रही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे। ये तीनों क्या हैं? ये उपन्यास है, जिसमें मैला आंचल इनका बहुत ही विख्यात हुआ था। ये बहुत ही फेमस उपन्यास है। ठुमरी, आदिम, रात्रि की महक, अगिनखोर, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ये सब इनके रिपोर्टाज हैं। इसी ऋण जल धन जल में से इनका ये कहानी है, इस जल प्रलय में। अब आइए कहानी देखते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अब एक रिपोर्टाज मीन्स आप समझते हैं, एक तरह की रिपोर्ट होती है कहीं के बारे में। जैसे कोई भी पत्रकार जाता है कहीं के लिए, रिपोर्ट बनाता है, तो इस तरह का ये कि कथा लेखन का एक तरीका है, जैसे कोई किसी चीज़ की रिपोर्ट दी जाती हो। तो यही इस कथा में आपको मिलेगा। जैसे लगेगा कि जैसे बाढ़ आती है तो पत्रकार जगह जगह की रिपोर्ट देते हैं, उसी ढंग से ये कथाएं लिखी जाती हैं रिपोर्ट के आधार पर। तो इसीलिए इसको रिपोर्टाज करते हैं। मेरा गाँव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। इनका गांव ऐसी जगह पे था जहाँ पे गांव में या बिहार में बोलते हैं उसको परती, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। तो जब चारों तरफ बाढ़ आ जाती है उनके क्षेत्र के पूरब, पश्चिम, और कितनी नदियों की बाढ़? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा। इतनी नदियों की बाढ़ जहाँ जहाँ आती है उस क्षेत्र में, उससे पीड़ित लोग इस जगह पे जाकर पनाह लेते हैं बाढ़ के समय में, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रहता है। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड
झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब ट्रेन चलती है इनके क्षेत्र में, वो जो परती मतलब होता है जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, सीधी ज़मीन होती है, उस जगह पे जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो खिड़कियों से लोग देखते हैं, झांकते हैं, तो वहाँ बकरों, गायों, बैल, भैंसों का हजारों का झुंड रेवड़ दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका है, कितने दो जगहों से जानवर यहाँ पे आए हैं। तो उस बाढ़ की विभीषिका अर्थात उसकी भयानकता का अंदाज़ा लगता है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। पर्ती क्षेत्र मैंने बताया जहाँ जल का बाढ़ का पानी, नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, वो पर्ती माना जाता है, ऊसर ज़मीन हो जाती है, तो वहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता है। तो जहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता है, जहाँ नदियाँ ही नहीं हैं, वहाँ के लोग अधिकांशतः तैरना नहीं जानते हैं। तो लेखक भी यही कह रहा है कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा जन्म पर्ती क्षेत्र में हुआ है। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। तैरना नहीं जानता था लेखक, लेकिन बॉय स्काउट और स्वयंसेवक होने की वजह से, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से, जो सहायता के लिए या सहायता पहुँचाने के लिए काम करते हैं, उसके तरह ही काम करते थे। और स्वयंसेवक भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे पिछले 10 सालों से, और इन क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता का काम करते रहे हैं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी वह बाढ़ पर एक लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पा चुका था। धर्मयुग की कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जैसे किसी पुरानी कहानी को नया रूप देकर प्रस्तुत कर चुके थे। जय गंगा 1947, डायन कोसी एक नदी है जिसको किसकी उपाधि दी गई थी, एक डायन की। हड्डियों का पुल अर्थात बाढ़ में 1948 में जो बाढ़ आई थी उसमें इतने लोगों की जाने गई थी कि हड्डियों का पुल एक कहानी उन्होंने लिखी थी। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। यहाँ लेखक क्या कह रहा है, मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। आपने सुना कि लेखक जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी से बाढ़ पे कहानियाँ लिख रहा था, उसमें प्रथम पुरस्कार भी पाया, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। जो वो लेखक है उन कहानियाँ उसने बहुत लिखी, उसमें उसको पुरस्कार भी मिला, लेकिन वो उसने स्वयं गांव में, अपने गांव में कभी भी बाढ़ का अनुभव नहीं किया। दूसरे लोग दूसरे जगह से बाढ़ पीड़ित आए, उनको देखा, उनकी बातों को सुना होगा, लेकिन खुद नहीं कभी अनुभव किया। उनका गांव में कभी उनके गांव में बाढ़ नहीं आई और खुद कभी बाढ़ में न गिरा, न कभी बाढ़ के पानी में बहा, न उसमें कभी फंसा, न उस बाढ़ का कभी अनुभव किया। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। 1967 में लेखक कहाँ था? पटना में, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। कहाँ पे? पटना में 1967 में 18 घंटे अविराम यानी बिना रुके, विराम नहीं लगा था, जहाँ विराम मीन्स होता है रुकावट, तो जहाँ बिना रुके जब बारिश हुई थी, कितने घंटे? 18 घंटे। तो वहाँ एक नदी है पटना में, पुनपुन नदी, उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। पटना के जो निचले हिस्से थे, अर्थात हर जगह कुछ हिस्से ऊपरी क्षेत्र में होते हैं, कुछ हिस्से नीचे होते हैं, वो सब पानी से भर गए थे।
अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। उसने गांव के आदमी की हैसियत से तो बाढ़ कभी नहीं भोगा। जब तक वो गांव में रहा, बाढ़ के बारे में लिखता रहा, बाढ़ के बारे में सुनता और जानता रहा, लेकिन कभी उसको स्वयं अनुभव नहीं कर पाया। लेकिन शहरी आदमी, जब वो पटना शहर में था, तो शहरी आदमी की हैसियत से उसने बाढ़ का अनुभव स्वयं में किया या डायरेक्ट खुद ही उस बाढ़ को देखा। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। जब वहाँ पे पानी, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी, यानी आपके चेस्ट तक, जहाँ एक भरपूर इंसान जो होता है उसके चेस्ट तक पानी वहाँ पे भरा हुआ था, पूरा इलाका यहाँ तक के छाती भर पानी में डूब गया था। तो लोग घरों में ज़रूरी सामान की, जैसे जो सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, आलू हुआ, मोमबत्ती हुआ और खाने पीने का सामान, ईंधन मतलब जिस पे खाना बनाया जा सके। पहले के ज़माने में गैस की इतनी सुविधा नहीं थी, तो लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, तो उसको ईंधन बोलते थे। लकड़ी या फिर मिट्टी का तेल स्टोव जलाने के लिए, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां, ये सब इकट्ठा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि पानी हटेगा। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग कैसे रहेंगे। उसके बाद सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। सुबह क्या सुनने में आया कि राजभवन और मुख्यमंत्री का जो आवास था वो सब जलमग्न हो गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। गोलघर बीच, वहाँ एक चौराहा है जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। यूँ सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। ये वहाँ की भाषा है, मैथिली भाषा है बिहार की। बिहार के मिथिला क्षेत्र में, जनकपुर क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। तो सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली, बंगला भाषा में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। कोई बंगाली आदमी वहाँ आके बोला था गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर के हाल मालूम करने के लिए, काफ़ी हाउस जाने समझिए, या ये सोचिए कि काफ़ी पीने के बहाने शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंस कर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। वो रिक्शा वाला क्या कहा कि अब तक तो, अबले मीन्स अब तक तो काफ़ी हाउस में भी पानी आ गया होगा, अब आप कहाँ जाइएगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। क्या कहता है लेखक कि कैसे पानी घुसा है वही देखना चलना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है, मतलब जो मैं अनवरत अनर्गल ही अनगढ़, जिसका कोई आकार नहीं है, जो उनका गद्य था, अपने गद्य का ही अपने ही परिहास कर रहे हैं कि इस तरह से के गद्य से वो कभी जब बोर नहीं हो रहे हैं। कितने महान है वो कि मेरे इन सब बातों से वो बोर नहीं हो रहे हैं। उनके साथ जा रहे थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। जो बाढ़ का पानी था, बारिश का पानी चारों तरफ भरा था, उसको देखने लोग किस किस साधन से जा रहे थे? मोटर से, स्कूटर से, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल भी कुछ लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, कुछ लोग पानी देखकर वापस भी आ रहे थे। देखने वालों के आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। कुछ लोग कहते फ्रेजर रोड पर आ गया, तो कुछ लोग कहते आ क्या गया, उसको फ्रेजर रोड को पार कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। श्री कृष्णापुरी, पाटिलपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। मतलब जो भी स्थान वहाँ के थे कहीं पता नहीं कहाँ है, इतना जल भर गया, सब कुछ जलमग्न हो गया है। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। वीमेंस कॉलेज जो वहाँ का है उसके पास कैसा पानी है? डूबने भर का पानी है। और जगह तो छाती भर है, वहाँ बिल्कुल आदमी पूरी तरह डूब जाए इतना पानी है।
आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, यही सब शब्द वहाँ पे सुनाई दे रहे थे। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ रंग झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत अर्थात वह बाढ़ का पानी। किससे कहा उन्होंने? वो जो उनके साथ एक कवि बैठे थे नई कविता के, उनको उन्होंने संबोधित करके कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए वो पानी। उन्होंने आगे देखा, गेरुआ झाग फेन सा उलझा पानी तेज़ी से सरकता आ रहा है। पानी की जो धार थी बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हुई आ रही थी। तो वो क्या कहे, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु किस रूप में आ रही थी? तरल, लिक्विड के रूप में आ रही थी, अर्थात वो पानी जो था मृत्यु का दूत, लेखक के कथनानुसार। आज के लिए ही इतना ही। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।